आज हम ज्योति पर्व दीपावली मना रहे हैं। इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं ग्रहण करें। इस दीपावली में एक दीप उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम भी अवश्य जलाएं जिनके बलिदानों के कारण आज हम स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं। आए हम जो आधुनिक भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है, उसके तृतीय चरण का विस्तार से अध्ययन करें। इस तृतीय चरण को गांधी युग भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं। प्रथम चरण 1885 से 1905, द्वितीय चरण 1905 से 1919, तृतीय चरण 1919 से 1947। तृतीय चरण जो 1919-1947 का चरण है, इसे गांधी युग भी कहा जाता है। गांधी जी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। वे गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत ही प्रभावित होते हैं, उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें सलाह देते हैं कि वे 1 साल भारत का भ्रमण करें और भारत को समझें। गांधी जी उनका अनुगमन करते हैं और 1919 में चंपारण बिहार के किसान अंग्रेज़ों की तिनकठिया पद्धति से बहुत ही शोषित थे, बहुत परेशान थे। वे गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी अपना प्रथम सत्याग्रह 1917 यानी चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। 1917 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी सफल होते हैं और उनकी इस सफलता से अभिभूत होकर रविन्द्रनाथ ठाकुर उन्हें महात्मा का उपाधि देते हैं, महात्मा की उपाधि देते हैं या उनको महात्मा कहते हैं। तो 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1918 खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात का एक भाग है, एक स्थान है और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में एक अहमदाबाद मिल का भी सत्याग्रह है। 1919 में 18 मार्च 1919 में राउलेट एक्ट पास किया गया था। राउलेट एक्ट के अंतर्गत किसी को भी बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का एक्ट कहा जाता था। गांधी जी ने 1919 में राउलेट एक्ट सत्याग्रह किया। इस राउलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सभा हुई थी, जिसमें डायर नामक अंग्रेज अधिकारी ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाई और बहुत सारे लोग मारे गए। इस हत्याकांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक बड़ी घटना है और इस हत्याकांड के बाद ये निश्चित हो गया कि अंग्रेज भारतीयों के साथ कोई भी सहानुभूति नहीं रखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी सर की यानी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। शंकर नायर जो वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, उन्होंने उस कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था और 1920-22 में असहयोग आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन व्यक्तिगत रूप से मैं उसमें गांधी जी के भाग लेने को एक प्रतिगामी निर्णय समझता हूँ, लेकिन 1920 में खिलाफत आंदोलन,
1920 से 22 में असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण इसे वापस ले लिया गया था। यद्यपि नेहरू, बोस आदि इस चीज़ से असंतुष्ट थे, इस तथ्य से असंतुष्ट थे कि इसे वापस क्यों लिया गया, लेकिन गांधी जी ने अपने उच्च नैतिक मापदंडों के आधार पर इसे 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। तो 1920 खिलाफत आंदोलन, 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के विरोध में इसे वापस ले लिया जाता है, यानी 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है इलाहाबाद में, जो आजकल प्रयागराज कहलाता है। इलाहाबाद में 1923 को स्वराज पार्टी का गठन होता है। CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल आदि के द्वारा। 1927 फिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। साइमन कमीशन या श्वेत कमीशन के विरोध में प्रदर्शन होता है। लाला लाजपत राय सैंडर्स के प्रहार से घायल होते हैं। बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है और 1927 में साइमन कमीशन आता है। 1930 में यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अब ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो 1928 की नेहरू रिपोर्ट है, इसके नेहरू मोतीलाल नेहरू हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू जी के पिताश्री मोतीलाल नेहरू। तो 1928 में भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने प्रस्ताव दिया था कि भारत को अपना संविधान बनाना चाहिए। तो एक संविधान समिति का निर्माण हुआ और उस समिति की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की। मोतीलाल नेहरू जी ने समान मताधिकार की बात करी, यानी महिलाओं को पुरुषों के बराबर मताधिकार दिया जाए। जो अलग अलग वोटिंग ढंग था, मत देने का जो पृथक निर्वाचन था कि मुस्लिम अलग निर्वाचित करते हैं, हिंदू अलग निर्वाचित करते हैं, सिख अलग निर्वाचित करते हैं, जो एक कम्युनल अवार्ड था, उसकी जगह पर सभी के द्वारा संयुक्त निर्वाचन की बात की गई थी और बहुत ही एक आधुनिक रिपोर्ट थी नेहरू रिपोर्ट 1928, जिन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने 14 सूत्री फार्मूला दिया था। 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन होता है। इस पर कंपटीशन में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। 1929 का लाहौर का जो अधिवेशन है, ये 31 दिसंबर 1929 को रावी तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उस अध्यक्षीय भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इस तरह भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी के प्रति लगाव के कारण उसे बाद में गणतंत्र दिवस घोषित किया जाता है। तो 26 जनवरी स्वतंत्रता के बाद गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता दिवस। 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 31 दिसंबर 1929 रावी तट पर। 1930 दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों 1930 में हुए थे।
12 मार्च 1930 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से गुजरात के दांडी स्थान तक गांधी जी ने यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को अपने हाथों से उन्होंने नमक का निर्माण करके नमक न बनाने वाले कानून को तोड़ा। तो 1930 दांडी मार्च। 6 अप्रैल 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक 13 वर्षीय नागा किशोरी गैडी नेल्लू ने भाग लिया था, जिनको नेहरू जी ने रानी की उपाधि दी थी। 1930 दांडी मार्च एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। दांडी मार्च के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो 1930 में प्रथम गोलमेज आंदोलन हुआ और 30 को भी हुआ था, 31 को भी हुआ था और ये 3 गोलमेज आंदोलन हुए थे। लेकिन जो पहला गोलमेज आंदोलन था वो 1930 के हुआ था। अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। वास्तव में उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया है। कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था और इन गोलमेज सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है और उस समझौते के बाद फिर गांधी जी थोड़ा और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार होती है। तो 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भी भाग लेती है, गांधी जी भी भाग लेते हैं, अंबेडकर भी भाग लेते हैं और अंबेडकर जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग पर अडिग हो जाते हैं, जिसके सापेक्ष गांधी जी अनशन करते हैं। गांधी जी का मानना होता है कि अंबेडकर की मांग सही नहीं है क्योंकि दलित हिंदू धर्म के एक अंग हैं। 1932 में सांप्रदायिक पंचाट या पूना समझौता होता है। अब ये पूना समझौता क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूना समझौता है जो कि 1932 में होता है और इस पूना समझौता के कारण एक समझौता होता है और अंबेडकर जी और गांधी जी के मध्य, और जो एक पृथक निर्वाचन की बात थी दलितों के लिए, इसे वापस लिया जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1931 में कम्युनल अवार्ड जारी किया और गांधी जी व अम्बेडकर में समझौता हो गया। तो कम्युनल अवार्ड में हुआ था कि मुस्लिम अपना प्रतिनिधि अलग चुनेंगे, हिंदू अलग चुनेंगे और दलित अलग चुनेंगे। तो गांधी जी ने दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं माना, तो इसके लिए अनशन किया था। तो 1931 में कम्युनल अवार्ड था और 1932 में गांधी व अंबेडकर में समझौता हुआ। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया, लेकिन अंबेडकर जी इसमें शामिल हुए। 1937 में प्रांतीय विधानमंडल चुनाव हुए। 1939 में त्रिपुरी संकट भी महत्वपूर्ण है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता नेताजी सुभाष बोस ने की थी। उनको उसका अध्यक्ष चुना गया था। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाष बोस थे। हरिपुरा अधिवेशन। 1939 में
त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्षता के लिए खड़ा किया था, लेकिन लोगों ने सुभाष बोस को समर्थन दिया। पट्टाभी सीतारामैया की करारी हार हुई और सुभाष बोस जीते। अध्यक्ष पद के लिए सुभाष बोस निर्वाचित हुए। इसका फिर विरोध किया गया और अंततः सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य सा किया गया। 1939 में निर्वाचित होने के बाद सुभाष बोस ने त्यागपत्र दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष निर्वाचित हुए और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो 1939 त्रिपुरी संकट, तो इसी को त्रिपुरी संकट कहते हैं कि सुभाष बोस का निर्वाचित होना, सुभाष बोस का इस्तीफा देना। 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, 1940 अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त, तो 1940 अगस्त प्रस्ताव। 1940 मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग। देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण घटना है कि 1940 में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करती है और 1947 में यानी 7 साल में उसे पाकिस्तान मिल जाता है। 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की जाती है। इसमें सारे जहां से अच्छा के लेखक इकबाल, अल्लामा इकबाल भी शामिल होते हैं पाकिस्तान की मांग में। और 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर। तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में 17 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव भी रखा गया था और 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग भी की गई थी और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में प्रारंभ हुआ। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर। 1942 क्रिप्स मिशन। गांधी जी ने बोला था पोस्ट डेटेड चेक है, यानी ऐसा चेक है जो कि बेकार हो चुका है। तो क्रिप्स मिशन 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन 7 और 8 अगस्त को प्रारंभ किया गया था मुंबई के ग्वालियर मैदान से, और इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। और स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 7 अगस्त 8 अगस्त 1942 डू और डाई। 1942 में ही आज़ाद हिंद फौज का 1 सितंबर मलाया यानी आज के मलेशिया में गठन हुआ था। 1945 वेवल योजना, और इसी वेवल योजना को शिमला समझौता कहते हैं। 1945 वेवल योजना, शिमला समझौता। 1946 शाही नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 में शाही नौसेना यानी जो रॉयल नेवी था, भारत की नौसेना थी, उसने विद्रोह कर दिया। 1946 कैबिनेट मिशन मार्च में आता है। 16 अगस्त 1946 को लीग एक डायरेक्ट एक्शन की घोषणा करती है। बहुत ही खतरनाक ये एक्शन था। तो 1946 कैबिनेट मिशन, इसमें पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे। क्रिप्स वही पीछे क्रिप्स मिशन वाले, तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर का कैबिनेट मिशन। 1947 माउंटबेटन योजना, यानी भारत को विभाजित किया जाए, और 1947 को अंततः भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है और भारत 2 टुकड़ों में बंटता है
और फिर दूसरा टुकड़ा फिर 2 टुकड़ों में बंटता है। तो इस तरह ये जो भारत की गांधी युग की यात्रा थी वो पूरी होती है। यद्यपि इसमें जो क्रांतिकारी लोग थे उनको सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि उनका योगदान भी बहुत ज़्यादा है। चाहे अरविंद घोष रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे हों, उनका भी एक अप्रतिम योगदान है।